जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आपको होमगार्ड बनाने वाली जो सीरीज चालू किए हैं हमारे साथ मिलकर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर ये 60-60 70-70 क्वेश्चंस की सीरीज देखते जा रहे हो तो मान के चलिए 100 क्वेश्चंस आप डेली नए करते चल रहे हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है सिलेक्शन के लिए। अगर आप पढ़ के उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाओगे। तो जो सीरीज आपके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना, क्योंकि डेली यहाँ पर होमगार्ड से रिलेटेड सेशन आपको मिलेंगे और इंडिया लेवल के यहाँ पर 60 क्वेश्चन आज के सेशन में मिलेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले पहली बात यह है कि जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर 60 में से एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए और साथ में हमारे साथ साथ कमेंट करते हुए चलिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाना है। तो अगर कुल पुलिस थाना की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1526 लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश में कुल 1526 पुलिस थाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ किया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 1526 पुलिस थाने कार्यरत हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना रख सकता है। तो नगर निगम की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है। ये संख्या बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है ये क्वेश्चन। कह रहा है जनवरी 2026 तक की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है। शाहजहांपुर राज्य का सबसे नवीनतम यानी 17वां नगर निगम बनाया गया है। तो ये भी याद कर लेना। अगर नगर निगम की संख्या पूछी जाए तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये 17 नगर निगम है और उनके नाम पूछ लिया जाए तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर। ये आपको ध्यान कर लेना है। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं। तो अगर विकास खंड की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में 826 विकास खंड है। कितने हैं? 826 ये विकास खंड है उत्तर प्रदेश में टोटल। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 826 विकास खंड बनाए गए हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं, तहसीलों की बात की जाए, बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर तहसील की बात की जाए ये 351 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अंतर्गत कुल 351 तहसील बनाई गई हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ट्राई करना है एटलीस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूपी पुलिस की एसटीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूपी पुलिस के एसटीएफ का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो आपको लॉक कर देना है लखनऊ। अब एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, किसी स्टूडेंट को पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश ये बोला जाता है गाजियाबाद को। किसको बोला जाता है? गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिल्ली के पास स्थित गाजियाबाद को राज्य का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यह दिल्ली और यूपी के मुख्य शहरों को आपस में जोड़ता है, इसलिए गाजियाबाद आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ न्यू कनेक्ट हो रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा और कमेंट बॉक्स में सेशन के बारे में कुछ चंद लाइनें आपको लिखना है फीडबैक के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना की अगर बात किया जाए तो ये सन 1872 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। सन 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना हुई थी और यह तत्कालीन ब्रिटिश शासन के तहत आयोजित
आयोजित हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। पूछा जरा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध की जब भी बात की जाए तो आपको डेट याद कर लेना है। 21 अप्रैल सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और इसी युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट होगा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कब लागू हुई, तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था 1949 में लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। 1949 में आपने लॉक किया होगा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन 1949 में हुआ था, ताकि गांव में स्थानीय प्रशासन स्थापित किया जा सके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ, तो ये आपको याद कर लेना है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, ताकि ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत निकलने पर मजबूर किया जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम बैठक ये कब हुई थी, सन 1952 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। 1952 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक सन 1952 में हुई थी, जब भारत में पहली आम चुनाव के बाद राज्य की लोकतांत्रिक विधानसभा शुरू हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन भैया कब आए, तो यहाँ पर उनका सन पूछा जा रहा, तो ये 1942 में आए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप लोग सी कर देना। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को रोकने और भारतीय नेताओं को सहयोग में शामिल करने के लिए भेजा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस शहर की शहरी आबादी सबसे अधिक है, तो शहरी आबादी की अगर बात की जाए तो भैया ये कानपुर है। कानपुर ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्यों सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी आबादी वाला शहर बन गया है कानपुर, क्योंकि यह बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कानपुर को लॉक करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर देना है। कह रहा अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा भैया कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे कि का मकबरा आगरा में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर की याद में बनवाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, तो इलाहाबाद का किला भैया किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने ही। किसने बनवाया था, अकबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर के साथ किए हैं। तो इलाहाबाद का जो फोर्ट है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, मुगल काल में रणनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। अगर हम लोग बात करें भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन ये कब हुआ था, ये 1498 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1498 को लॉक कर देना। भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। आप यूं समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का भारत में आगमन 1498 में वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के समय शुरू हुआ। हालांकि अंग्रेजों के बाद में 1600 के बाद व्यापारिक आधार पर प्रवेश किया गया था, इसलिए 1498 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना अगर बात की जाए तो 1866 कहीं दिख रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1866 को लॉक कर देना है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध भैया कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर आप समझ सकते प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिद्दौला को हराकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित की थी। इसलिए 1757 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लेना। कई एग्जामों में ये पूछा जाता है। कह रहे कपिल वस्तु किस जिले में है? तो कपिल वस्तु किस जिले में है आपको याद कर लेना, ये सिद्धार्थ नगर में है। सिद्धार्थ नगर से अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित है। यह भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ नगर आपको लॉक कर देना है। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति की जब भी बात की जाए तो आपको मेरठ याद कर लेना है। ये मेरठ से स्टार्ट की गई थी। अगर मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताऊं तो 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे अन्य जगहों तक फैल गई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरठ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे किस शहर से शुरू होता है? तो ये आपका मेरठ से ही शुरू होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। जब भी बात की जाए गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाती है, इसीलिए इसका आरंभिक शहर जो है मेरठ है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। मेरठ को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या कौन सी है? थारू, भील, गोंड या खैरवर? तो आपको याद कर लेना है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। थारू आपकी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति थारू है, जो मुख्य रूप से कुशीनगर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में निवास करती है। इसलिए थारू को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। क्या हो जाता है? स्कर्वी। स्कर्वी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, जिसमें मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर दाग और कमजोरी जैसी समस्याएं होती। इसलिए स्कर्वी को आप लोग लॉक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कागज नगरी कहलाता है? तो भैया उस शहर का नाम बताओ। तो ये शहर आपका सहारनपुर है और कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। जो भी स्टूडेंट सहारनपुर से वाच कर रहे हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जरूर लिखिए और 2 लाइन आपको सेशन के मध्य में लिखना है कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर को कागज नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कागज और पेपर उत्पाद का बड़ा उद्योग मौजूद है। इसलिए सहारनपुर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में रामायण मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश में रामायण मेला की अगर बात की जाए तो ये नाम आपने सुना होगा, चित्रकूट। चित्रकूट के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में रामायण मेला मुख्य रूप से चित्रकूट में लगता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थान है और यहाँ भगवान राम से जुड़े कई स्थल हैं। इसलिए चित्रकूट आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये भी क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा? अगर ये भी बताना पड़ेगा तो गंदी बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 आपको लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपको पता है कल आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया होगा, तो इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है? तो दशहरी आम की जब भी बात की जाए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मलिहाबाद आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ कर लेना कि दशहरी आम मलिहाबाद का बहुत ज्यादा संबंधित है, यानी कि दशहरी आम किस स्थान से संबंधित है? तो मलिहाबाद आपको लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं दशहरी आम उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद यानी बाराबंकी जिले से संबंधित है और यह अपनी मिठास और खुशबू के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रेशम उद्योग की बात की जाए तो ये वाराणसी में है। वाराणसी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। वाराणसी का रेशम उद्योग बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की काशी सिल्क साड़ियाँ और बनारसी सिल्क पूरे देश और विदेश में मशहूर हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बताओ। राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको 5 वर्ष लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसके बाद उन्हें फिर से चुनाव में खड़ा किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साइकिल नगरी कहलाता है? तो भैया साइकिल नगरी कौन कहलाता है? तो आपको कानपुर लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में कानपुर को साइकिल नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साइकिल बनाने का बहुत बड़ा उद्योग है और देश भर में साइकिल सप्लाई होती है यहीं से, इसलिए कानपुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। आप लोग बताओ भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शिक्षा नगरी कहलाता है? तो आपको लॉक करना है प्रयागराज। प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को शिक्षा नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय हैं। इसे शिक्षा और अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्टूडेंट प्रयागराज से मुझे देख रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, आपको यकृत याद कर लेना है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। यह खून साफ करने, पाचन में मदद और शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण संस्थान की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कानपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नंबर डी आपने लॉक किया होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में राजकीय चीनी मिल प्रशिक्षण में स्थित है। यह चीनी मिल उद्योग से जुड़े तकनीकी प्रशिक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बात किया जाए अगर दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो दशावतार मंदिर की जब भी बात की जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे? तब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, आप सभी से पूछा जा रहा है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसका राइट आंसर मैं आप सभी से चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दशावतार मंदिर है कहाँ स्थित है। तो आपको अपने नगर अपने क्षेत्र की जानकारी होना चाहिए, तो जो भी स्टूडेंट इसके नियरेस्ट हैं वो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। दशावतार मंदिर भैया कि आगरा, ललित, देवगढ़ या लख या वाराणसी, आपको यहाँ पर बताना ये कहाँ स्थित है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर स्विच कर चुका हूँ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या आपको पता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा की क्या है? स्थायी अध्यक्ष, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, बाद में वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर मैंने अभी आपको बताया और ये फिर से रिपीट हो चुका है, तो आपको बता ही देता हूँ। ये ललितपुर यानी देवगढ़ में स्थित है, याद कर लेना। आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की अगर बात की जाए तो ये आपका हीरा ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। देखिए यहाँ पर आप यूं समझ सकते हैं कि हीरा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। यह खनिज विज्ञान में कठोरता की माप उस पैमाने पर 10 अंक तक पहुंचता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरा आप लोग लॉक करेंगे। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा। कह रहा है रामायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो रामायण विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये अयोध्या में स्थापित किया गया है। अयोध्या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। पहला पड़ाव और पहला ही सही आंसर हो जाता है। रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय रामायण और भारतीय संस्कृत के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगर उत्तर प्रदेश का राज्य पशु संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो राज्य पशु संरक्षण अधिनियम की जब भी बात की जाए तो आपको क्या याद कर लेना? 1960 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा 1 नंबर पक्का हो जाता है। यहाँ पर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य पशु संरक्षण अधिनियम 1960 में लागू किया गया था ताकि जानवरों और उनकी सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था स्थापित की जा सके, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1960 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है आपको याद कर लेना है। ये जो संविधान दिवस है ये प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसका सन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। याद कर लीजिएगा कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो शारदा नदी का भैया उद्गम स्थल आप सभी को पता है, ये नेपाल में है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मैंने आपको करवाया भी है। तो नेपाल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। नदी जिसको बोल सकते हैं सती या सरयू का ही एक, इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। यह नदी उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नेपाल बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जो कि मुख्यालय की अगर बात करें तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क आपने लॉक किया होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर यूएनओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। कह रहा गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से बहती है। तो क्या जाए गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग से बहती है, तो आपको पूर्वी याद कर लेना। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग से बहती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं गंडक नदी उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में बहती है। ये नेपाल से निकलकर भारत में आती है और फिर गंगा में मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पूर्वी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था भैया, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं जय जवान जय किसान का नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ताकि देश में सैनिकों और किसानों के योगदान को सम्मानित किया जा सके, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है कि बुंदेलखंड की प्रमुख नदी कौन सी है। तो बुंदेलखंड की भैया प्रमुख नदी केन है। केन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको बताऊं बुंदेलखंड की प्रमुख नदी केन रिवर है। नदी क्षेत्र की मुख्य जल आपूर्ति करती है और यहाँ कई बांध और जलाशय भी बनाए गए हैं, इसलिए केन आपको याद रखना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू की थी ये 1930 में शुरू की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप यहां पर समझ सकते हैं महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा यानी साल्ट मार्च 1930 में स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश के नमक कर यानी साल्ट टैक्स के खिलाफ आंदोलन करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1930 बिल्कुल सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि, अगर पता है तो राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा, लेकिन सभी को कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा बाबरनामा के लेखक कौन थे। तो बाबरनामा के लेखक आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बाबर थे। कौन थे, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया था। मैं बात करूं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपने लॉक किया होगा। बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर द्वारा लिखा गया आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन, युद्धों और अनुभवों का वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। ये प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको लॉक कर देना 29 अगस्त को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होता है या मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पता है तो मार पड़ेगी। लखनऊ भैया गोमती नदी के किनारे स्थित है, आपको याद कर लेना है। लखनऊ की जब भी बात की जाए तो आपको गोमती नदी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह नदी शहर की जल आपूर्ति और ऐतिहासिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये बिजनौर से प्रवेश करती है। बिजनौर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। यहाँ से यह राज्य के पूर्वी भागों की ओर बहती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिजनौर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी की बात की जाए तो आपको जलोढ़ याद कर लेना है। जलोढ़ मिट्टी ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखिए, आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ किया होगा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी मुख्य रूप से जलोढ़ है, जो गंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाता है सही आंसर। कह रहा है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में भैया लोकसभा की सीटें अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 80 हैं। 80 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो इसे भारत का सबसे अधिक सांसद वाला राज्य बनाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर यहाँ पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो राज्यसभा की जो सीटें हैं आपको यहाँ पर याद कर लेना, वो टोटल यहाँ पर 31 हैं। 31 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जो कि राज्य की विधानसभा के माध्यम से चुने गए सदस्यों द्वारा भारी पड़ जाती हैं। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 31 को लॉक किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में 31 सीटें हैं, जो राज्य की विधानसभा के माध्यम से चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे, तो ये हॉकी से जुड़े हुए थे। हॉकी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और उन्होंने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हॉकी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा कलिंजर किला किस जिले में है, तो कलिंजर किला भैया किस जिले में है आपको याद कर लेना है। कलिंजर का किला ये बांदा जिले में है। बांदा से जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बांदा को लॉक किया होगा। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है, तो कुशीनगर भैया किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी अंतिम समय में पूछा जा रहा हड़प्पा की खोज किसने की थी, नाम बताइए। तो हड़प्पा की खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। यहां पर आप डिटेल से समझ सकते हैं। दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। देखिए हड़प्पा यानी पंजाब कामा पाकिस्तान की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तत्कालीन महानिर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। ये नाम याद कर लीजिएगा, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, इसलिए दयाराम साहनी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, नाम बताइए। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखाल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर डिटेल में समझ लीजिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। यह खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के तहत हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है, ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, आपको पता है क्या? अगर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मोहनजोदड़ो की खोज आपको याद कर लेना है रखालदास बनर्जी, और अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए हड़प्पा की खोज किसने की, तो आपको याद कर लेना है दयाराम साहनी। अब इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, अगर सन आपसे पूछा जाए तो सन आपको क्या याद कर लेना है, ये याद कर लेना सन 1921 में हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। क्या याद करोगे, सन 1921 आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप यहां पर डिटेल से समझिए। आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक किया होगा सन 1921, जो कि बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी। इसे दयाराम साहनी ने खोजा था और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। यह सभ्यता सिंधु और घग्गर हकरा नदी घाटी में फैली हुई है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 1921 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, बताइए। तो सिंधु सभ्यता अगर युग आपसे पूछा जाए तो आपको याद कर लेना है कांस्य युग। और जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस सेशन को देखिए और अपना ये प्रैक्टिस मान करके चलिए रिवीजन का। इसमें आपको आउट ऑफ 50 करते हुए चलना है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है फीडबैक के तौर पर। आपने यहां पर राइट आंसर कांस्य युग को लॉक किया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी, ईसवी पूर्व तक फैली थी। इस सभ्यता में कांस्य यानी तांबा प्लस टीन के औजार और हथियार प्रचलित थे, इसलिए कांस्य युग है। कांस्य युग आपको याद कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, नाम बताइए। आपको याद कर लेना है, ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर था। यह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ सड़कें, जल निकासी प्रणाली, बर्तन और शिल्प जैसी उन्नत सुविधाएं पाई गई थी। इसलिए मोहनजोदड़ो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अगर जब भी आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो फटाक से आपके माइंड में आंसर आना चाहिए मोहनजोदड़ो। ये विकसित आपका था शहर। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता का अगर व्यवसाय आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा समझा दूं तो ये आप समझ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय कृषि यानी एग्रीकल्चर था। लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल जैसी फसलों की खेती करते थे। सिंधु और घग्गर, हकरा नदियों के किनारे सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। व्यापार भी होता था, लेकिन आय का मुख्य स्रोत कृषि ही था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था, नाम बताइए। तो आपको याद कर लेना है, कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित था। घग्गर आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। यह घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ था। यहाँ कृषि, नगर नियोजन और प्राचीन जल निकासी प्रणाली के अवशेष मिलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी घग्गर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोथल किस राज्य में स्थित है, नाम बताइए। तो लोथल भैया किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गुजरात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए कि लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपने राइट किया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह नगर यानी पोर्ट सिटी था। लोथल में जलमार्ग, गोदी और व्यापारिक भंडार गृह के अवशेष मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाए। जब भी पूछा जाए लोथल किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है, तो आपको गुजरात बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, नाम बताइए। तो भीमबेटका भैया ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता है तो मैं बता दूं। भीमबेटका ये आपका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका को याद कर लेना, यहाँ के शैल चित्र बहुत ज्यादा फेमस हैं। डिटेल में आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित और यह विश्व धरोहर यानी यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्र पाए गए हैं, जो पाषाण युग और कांस्य युग के जीवन को दर्शाते हैं। चित्रों में शिकार, नृत्य और जीव जंतुओं के दृश्य दिखाई देते हैं, इसलिए शैल चित्र को याद कर लेना। शैल चित्र आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर पूछा जाए कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सिंपल सा आंसर आपको याद कर लेना है। वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ कौन था, आपको बताना है। काल के प्रमुख ग्रंथ वेद थे। वेद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। डिटेल में आप यूं समझ सकते हैं, वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईस्वी पूर्व का प्रमुख ग्रंथ यानी वेद है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद शामिल हैं। राइट आंसर आपने वेद को लॉक किया होगा। वैदिक काल यानी लगभग 100 से 500 ईसा पूर्व का प्रमुख ग्रंथ वेद है। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। धर्म, जप, यज्ञ और सामाजिक नियमों के ज्ञान का स्रोत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वेद आपको याद कर लेना। कि पूछ लिया जाए वैदिक काल का प्रमुख ग्रंथ, तो वैदिक से ही रिलेट करना वेद है और वेद आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे प्राचीन वेद आपको पता है क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप यहां पर समझिए कि ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें हिंदी, संस्कृत और आर्य भाषा में प्रार्थनाएं, स्तुतियां और मंत्र शामिल हैं। यह वैदिक काल लगभग 1500 से 1200 ईस्वी का प्रमुख ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऋग्वेद याद कर लेना, ये जो है आपका ये सबसे प्राचीन वेद है, याद कर लेना। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, मंडल की संख्या बताइए, तो यहाँ पर टोटल 10 मंडल हैं। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, करेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर समझे तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल यानी कि बुक चैप्टर हैं। प्रत्येक मंडल में मंत्रों का संग्रह है, जो प्रार्थना, स्तुति और यज्ञ संबंधी है। ये मंडल आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रारंभिक ज्ञान का स्रोत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 10 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी, बताइए। तो उत्तर वैदिक काल की अगर प्रमुख फसल की बात की जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है गेहूं उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है।
वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं थी। इसके अलावा जौ और अन्य अनाज भी उगाए जाते थे, लेकिन मुख्य फसल गेहूं को ही माना जाता था। इस काल में कृषि प्रधान जीवन और सिंचाई प्रणाली विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना, गेहूं बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है महाजनपदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है अपने यूपी में महाजनपद कितने हैं। तो आपको याद कर लेना, यूपी में टोटल 16 महाजनपद हैं। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। महाजनपद प्राचीन भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक राज्य थे। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। इनमें प्रमुख थे मगध, काशी, कौशल, मल्ल, वज्र और अवंती। ये आपके ज्यादा ही फेमस थे, इसलिए इनको यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। क्लास की क्वालिटी कंटेंट आपको बताना है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है, और फीडबैक के तौर पर बता देना। जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अगर अभी तक इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ पर डेली बेस पर आपको इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। इनमें पूछा जरा मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? नाम बताइए। तो मगध जो है, जिसको बोलते हैं महाजनपद की राजधानी, याद कर लेना, ये राजगृह थी। राजगृह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। डिटेल में आप समझ सकते हैं कि मगध महाजनपद की राजधानी प्रारंभ में राजगृह यानी कि राजगीर थी। ये बिहार में स्थित था और मगध साम्राज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना बनाई गई। तो यहाँ पर आपको राजगृह याद कर लेना, यानी मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? नाम बताइए। तो जैन धर्म के संस्थापक यहाँ पर बताना है आपको कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। संस्थापक की बात की जा रही है तो ऋषभदेव जैन धर्म के क्या प्रथम तीर्थकर हैं और उन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर हैं, जिन्हें जैन धर्म का सुधारक और अंतिम तीर्थकर माना जाता है। उनके 24 तीर्थकरों में ऋषभदेव ने धर्म की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 24वें तीर्थकर की बात चल रही है, तो ये आप लोग करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो आपको गौतम बुद्ध को लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में यहाँ पर समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक थे और आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वो आपको स्थान बताना है। वो स्थान आप लोग बताइए, क्या कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ये क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और मैंने आपको करवाए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे या नहीं। अगला उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये भी आपको बताना है कि कहाँ दिया था। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? नाम बताइए। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की जब भी बात की जाए तो आपको याद कर लेना है त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं। विनय पटक ये संघ के नियम है, सुत्त पटक यानी बुद्ध के उपदेश, अम पटक दार्शनिक विवेचन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक आपको याद कर लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? नाम बताइए। तो मौर्य वंश के संस्थापक सभी स्टूडेंट को पता होगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य आपने लॉक किया होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने चाणक्य यानी कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी आपको याद कर लेना। पाटलिपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। में पूछा जा रहा भारत में मध्यकाल की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? नाम बताइए। तो ये भारत जो है इसमें ये जो भारत अपना है इसमें मध्यकालीन की शुरुआत किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है? प्लीज आप लोग इसका भी राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर नहीं दे पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ही हमसे पूछिएगा, वहीं पर आपको रिप्लाई देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ट्राई तो करना है कि हाँ हमको आता है या नहीं। जब आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलता है उसमें आप अपना माइंड और अपना IQ लगाते हैं तो उसकी अलग बात रहती है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, नाम बताइए। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी को सही करिएगा। मैं आपको बता दूं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गुलाम वंश के मामुलक वंश का संस्थापक और दिल्ली का पहला सुल्तान भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था, नाम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत के पहले वंश की बात करें तो यहाँ पर गुलाम वंश को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था, तुगलक वंश भी कहा जाता था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था, नाम बताइए। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कर लेना। यहाँ पर समझ सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसे इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण कराया। ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, नाम बताइए। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक राजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी आपको याद कर लेना है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और एकमात्र महिला शासक थी। उन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। वे इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान आपको याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, लोधी वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, नाम बताइए। तो लोधी वंश का संस्थापक आप सभी को पता है, बहलोल लोधी क्या मानते हैं, लोधी वंश के संस्थापक। यहाँ पर डिटेल में जानकारी ले लो कि लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को कहा जाता है। उन्होंने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, नाम बताइए। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। सिकंदर लोधी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। बाद में मुगल शासकों ने आगरा को एक प्रमुख राजधानी बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा नगर की स्थापना तो सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, नाम बताइए। यानी कि डेट आप सभी से पूछी जा रही है, तो यहाँ पर 1526 को लॉक कर दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1526 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था, नाम बताइए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपने अगर करेक्ट किया है तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इस विजय के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्लास और ये सेशन की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, एक बार फीडबैक के माध्यम से जरूर बताइए। आप सभी लोग 2 शब्द आपको जरूर लिखना है, और आप लोग इस सेशन को कहां से वॉच कर रहे हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब यानी पाकिस्तान में हुआ था। वे सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है गुरु नानक देव, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव माने जाते हैं। जन्म हुआ था 1469 में, कहां पर, तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, याद कर लीजिएगा। कह रहा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, नाम बताइए। तो खालसा पंथ की स्थापना यहां पर गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। खालसा पंथ की स्थापना ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ये स्थापना वैसाखी के दिन अंदरपुर साहिब में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गोविंद सिंह बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, नाम बताइए। सन यानी आपसे पूछा जा रहा है, ये हुआ था सन 1576, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लॉक किया है तो राइट आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर डिटेल में समझ लीजिए कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये सन 1576 में लड़ा गया था।
यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1576 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था, उनका नाम बताइए, यानी दो लोगों के बीच में लड़ा गया था, तो दोनों लोगों का नाम पूछा जा रहा। तो याद कर लीजिएगा, ये जो युद्ध था ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर उनकी ओर से सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अकबर और महाराणा प्रताप को लॉक करना है आप सभी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़े का नाम क्या था, बताइए। बहुत फेमस घोड़ा है और इस पर एक कविता भी बनी है। कविता का शीर्षक आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जानकारी के लिए आप लोग याद कर सकते हैं, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध और वीर घोड़ा चेतक था। घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में चेतक ने अद्भुत साहस दिखाया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो अकबर का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है, अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए। ऑप्शन नंबर सी को जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका निर्माण जहांगीर ने पूरा करवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, नाम बताइए। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी, अकबर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर होता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने की थी, उन्होंने अपनी राजधानी के रूप में इसे विकसित करवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अकबर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा किसकी विजय की स्मृति में बना, नाम बताइए। तो ये आपको याद कर लेना, बुलंद जो दरवाजा था ये गुजरात, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। डिटेल में आप लोग जानकारी ले सकते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय यानी कि 1573 ईस्वी की स्मृति में करवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। बुलंद दरवाजा ये आपको याद कर लेना है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर ने गुजरात की विजय पर बनवाया था सन 1573 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था, नाम बताइए। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार ये आपको याद कर लेना है, केवल मुस्लिम लीग या केवल कांग्रेस या सभी भारतीय दलों ने। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ कर देना है, ये सभी भारतीय दलों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, आपसे डेट पूछी जा रही है, तो डेट आपको क्या बताना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 1930 में हुआ था, 1930 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी 1930 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित हुए थे, नाम बताइए, प्रथम द्वितीय या तृतीय। तो आपको पता होगा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर बन जाता है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 ईस्वी में भाग लिया था, वे इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। कह रहा पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, नाम बताइए। तो पूना पैक्ट ये हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, ऑप्शन नंबर बी को याद कर लेना। और यहाँ पर डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यह समझौता दलित वर्ग यानी कि अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। इसके तहत अलग निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गांधी और बी आर अम्बेडकर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। कि पूना पैक्ट कब हुआ था उसकी डेट अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपसे पूछा ही जाएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आ चुके हैं तो रिपीट होने की भी संभावना बनती है। तो ये पूना पैक्ट याद कर लेना 1932 1932 में हुआ था, 1932 ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। इसका संबंध दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों
से था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1932 को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था बताइए। तो जय हिंद का नारा भैया नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। डिटेल में समझ लीजिए, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। ये नारा आजाद हिंद फौज का आधिकारिक नारा बन गया था या बना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, नाम बताइए। तो भारत का जो विभाजन हुआ था ये माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। माउंट बेटन योजना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुआ था। इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, इसलिए माउंट बेटन योजना आपको याद कर लेना, ये भारत का विभाजन करने वाली थी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर को लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सी के साथ। और डिटेल में देख लीजिए कि संविधान मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अम्बेडकर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद कर लेना 26 जनवरी 1950 को अपना भारतीय संविधान लागू किया गया था। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी दिन को भारत का गणराज्य यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं, दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था, नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। इसे 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी बताइए। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था ये थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ये रैयत बाड़ी होता क्या है देखिए, रैयत बाड़ी व्यवस्था सर थॉमस मुनरो ने लागू की थी। यह व्यवस्था मुख्यतः मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट्स में लागू की गई थी। इनमें किसान रैयत को सीधे सरकार से लगान देना होता था, इसलिए थॉमस मुनरो आपको याद कर लेना है, रैयत बाड़ी व्यवस्था इन्होंने लगाई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था, डेट पूछी जा रही है तो बताइए। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। 1905 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं डिटेल से तो आप समझ सकते हैं बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक बताया गया लेकिन वास्तविक कारण राजनीतिक ही था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1905 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो वायसराय का आपको नाम याद कर लेना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। इस निर्णय के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन हो जाता है सही। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, नाम बताइए। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इंदिरा कॉल आपके क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है बताइए। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश आपने लॉक किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाम बताइए। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर बन जाता है। यहाँ पर देखिए गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर याद कर लेना, राइट आंसर बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, आप लोग बताइए। तो ये दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। दिहांग ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने पर दिहांग या सियांग कहलाती है। आगे असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दिहांग याद कर लेना। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो दिहांग, और असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, नाम बताइए। तो ये है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। डिटेल में समझ सकते हैं मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। यह लंबे समय
समय से व्यापार और समुद्री परिवहन का प्रमुख केंद्र रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। कह रहा गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, नाम बताइए। तो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश यानी अपना यूपी, जहां से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। डिटेल में देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने की खेती और उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी गन्ने के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर कौन सी है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शारदा नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्वी यमुना नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी MK वसाल, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की PSC में कितनी बटालियन है। उत्तर प्रदेश पुलिस की PSC में कितनी बटालियन है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 33 बटालियन है उत्तर प्रदेश पुलिस की PSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी होमगार्ड प्लाटून में कितने जवान होते हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30 जवान होते हैं यूपी होमगार्ड प्लाटून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2,40,000 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है। अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी यूपी में है अवध क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नलकूप, उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजीव कृष्ण, उत्तर प्रदेश पुलिस के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कानपुर जिला कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार किस जिले में है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्नौज जिले में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 97,941 गांव हैं कुल उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 18 संभाग हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रामनगर किला कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में है और रामनगर किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में है उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आगरा में है भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है।
तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद में है सबसे अधिक शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नारायण आश्रम कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कानपुर में है नारायण आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाराबंकी को उत्तर प्रदेश का अन्न भंडार कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चित्रकूट में और रामचरितमानस की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजापुर चित्रकूट में तुलसीदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कजरी किस मौसम में गाया जाता है? कजरी किस मौसम में गाया जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बरसात में कजरी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लेदर सिटी कहलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कानपुर शहर लेदर सिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गन्ना उत्तर प्रदेश का मुख्य कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? लाल बगिया योजना किससे संबंधित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है लाल बगिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक झूमर अधिकतर कहाँ लोकप्रिय है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वांचल में सबसे अधिक लोकप्रिय है झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चहलारी सेतु उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिहंद झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में है राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में होती है सबसे अधिक वर्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
अमसोद चोटी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? अमरूद नगरी किसे कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज को अमरूद नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आल्हा उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे? आल्हा उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड से संबंधित थे आल्हा उदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी कहलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुरादाबाद पीतल नगरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजकीय संग्रहालय में कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है? राजकीय संग्रहालय में कौन सी धरोहर प्रसिद्ध है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बुद्ध की प्रतिमा प्रसिद्ध है राजकीय संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साहित्य की नगरी कहलाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर साहित्य नगरी कहलाता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज साहित्य नगरी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्नाव में है नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? रामायण सर्किट योजना में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 शहर शामिल हैं रामायण सर्किट योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? भगत सिंह का जन्म वर्ष क्या था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी भारत कब लौटे? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1930 में नमक सत्याग्रह दांडी मार्च हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की? भगत सिंह ने किस जेल में भूख हड़ताल की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लाहौर जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कितने भागों में बटा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 भागों में बटा है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का मुख्यालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन किसके अधीन कार्य करता है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गृह विभाग के अधीन काम करता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक देश से लगती है, नेपाल देश से उत्तर प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शामली जिला उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश की सीमा से नेपाल से लगने वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगने वाला सबसे बड़ा जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान